नमस्कार साथियों, मैं एसके सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रथम प्रयास क्लासेस में। आज हमारी प्रश्नमाला की 34वीं कड़ी है और आप लोग कैसे हैं पहले ये बताइए, फिर आज हम लोग अपना प्रश्नमाला ये शुरू करते हैं। एक बात और कहना चाहते हैं कि जो भी चीजें आपको मिल चुकी हैं उस पर विश्वास रखिए, रुकिए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि किसी भी दिन इनका डेट आ सकता है। माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग जो है उसकी डेट किसी भी दिन आ सकती है और आपको हो सकता है बहुत छोटा सा समय मिले, 20 दिन, 25 दिन या 30 दिन का समय मिले। तो इसके लिए आप क्या करिए कि पहले से तैयारी जारी रखिए। आज 34वीं प्रश्नमाला है हमारी और हिंदी साहित्य के इतिहास के लगभग जो मुख्य बिंदु थे, इंपॉर्टेंट बिंदु थे, उसको हम टच कर चुके हैं। अब कुछ प्रश्न ऐसे भी देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परीक्षा का जो पैटर्न है, जो हमारा पैटर्न है, यानी प्रथम प्रयास क्लासेस का पैटर्न, एसके सर का पैटर्न और परीक्षा का पैटर्न, इन्हीं दो तीन बातों को ध्यान में रखकर मैं प्रश्नमाला को अपने बनाता हूं, अपने प्रश्नों को बनाता हूं। ठीक है, तो उलूल जुलूल क्वेश्चन न डाल करके, इधर उधर के प्रश्नों को न डाल करके यहाँ पे केवल उन्हीं प्रश्नों को आपके सामने लाया जाता है जिनकी आवश्यकता है, जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो अब कुछ प्रश्न ऐसे भी आपको देखने को मिल सकते हैं जो हो सकता है देखने में बिल्कुल सरल से लगे, लेकिन अब प्रश्नों का दोहराव जरूरी है। तो प्रश्नमाला जो अब से होगी उसको और भी ध्यान से आपको देखने को आवश्यकता होगी। तो शुरू करते हैं प्रश्नमाला 34 और आज का दिन का पहला प्रश्न। और अगर एक कड़ी के रूप में देखिए, जैसा आप लोग जानते हैं कि 125 प्रश्न की 2 प्रश्नमाला बनती है, तो उस हिसाब से 61वां प्रश्न होगा। ठीक है, एकावली किस आचार्य की महत्वपूर्ण कृति है? एकावली किस आचार्य की महत्वपूर्ण कृति है? राजशेखर, विद्याधर, आनंदवर्धन, महिमभट्ट। राजशेखर, विद्याधर, आनंदवर्धन और महिमभट्ट। ध्यान दीजिएगा, एकावली की बात हो रही है, यह रचना है और ये आचार्य हैं हमारे संस्कृत के। अब देखना है कि इसमें एकावली किसकी महत्वपूर्ण कृति है। तो एकावली साथियों किसकी महत्वपूर्ण कृति है? तो यह विद्याधर की महत्वपूर्ण कृति है। ठीक है, अब देखते हैं कि राजशेखर की कृति का क्या नाम है। तो राजशेखर ने क्या लिखा? काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा। आनंदवर्धन ने क्या लिखा? तो आनंदवर्धन ने लिखा ध्वन्यालोक। आनंदवर्धन का जो ग्रंथ है उसका नाम है ध्वन्यालोक और महिमभट्ट का जो ग्रंथ है उसका नाम है व्यक्ति विवेक। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यह पुस्तक देखो यह कितनी उपयोगी है। यह पुस्तक देखो यह कितनी उपयोगी है। वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताइए। सर्वनाम पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक, ये आपके सामने सर्वनाम के 4 प्रकार दिए गए, 4 विकल्प दिए गए हैं। इन्हीं में से एक विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि आप लोग जानते हैं यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम का भेद है। महात्मा गांधी के सत्याग्रह की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। इसे हम लोग देखते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण उपन्यास है जो कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। ठीक, दुखम सुखम, अनित्य, तालाबंदी, तू डाल डाल हम पात पात। तू डाल डाल हम पात पात। अब इसी में देखना है कि एक ऐसा उपन्यास है जो महात्मा गांधी के सत्याग्रह की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। तो सही उत्तर आप लोग बताइए। इसका सही उत्तर होगा दुखम सुखम। क्या उत्तर होगा? दुखम सुखम। और इसे लिखा किसने है? इसे लिखा है ममता कालिया ने। ममता कालिया ने। अनित्य
देखते हैं अनित्य किसका उपन्यास है। तो अनित्य मृदुला गर्ग का उपन्यास है, मृदुला गर्ग का उपन्यास है। तालाबंदी किसका है? तालाबंदी प्रभा खेतान। तू डाल डाल हम पात पात, यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण उपन्यास है और इस उपन्यास की लेखिका हैं नासिरा शर्मा। इस उपन्यास की लेखिका कौन है? नासिरा शर्मा। तो ये छोटी छोटी बातें हमको ध्यान रखनी थी और ये चारों विकल्प बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं कि कबीर को लोक भंजक किसने कहा है। अब कबीर को लोक भंजक किसने कहा? श्याम सुंदर दास, बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी। इसमें से कबीर को लोक भंजक किसने कहा है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कबीर को लोक भंजक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसमें स्त्रीलिंग आपको पहचानना है। सौभाग्य, मस्तक, इच्छा, नृत्य। सौभाग्य, मस्तक, इच्छा, नृत्य। इसमें स्त्रीलिंग आपको पहचानना है कि स्त्रीलिंग कौन सा शब्द होगा। तो इच्छा जो है यह स्त्रीलिंग है। ठीक है, हम लोग कहते हैं ना कि फला चीज की बड़ी इच्छा हो रही है, कभी यह नहीं कहते कि इच्छा हो रहा है, क्या कहते हैं? इच्छा हो रही है। और जब नृत्य करते हैं तो क्या कहते हैं? नृत्य किया जाता है, यानी कि नृत्य जो है वह पुल्लिंग है। या मस्तक, मस्तक को काटा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये सब तीनों पुल्लिंग है और इच्छा जो है वह स्त्रीलिंग है। व्यवस्था, प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस कवि में सबसे अधिक है? व्यवस्था, प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग, बड़ा ही शानदार प्रश्न है। निराला, मुक्तिबोध, अज्ञेय या फिर नागार्जुन। व्यवस्था, प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आप लोग बताइए। चलिए देखते हैं हम लोग इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। इसका सही उत्तर साथियों होगा अज्ञेय। ये जो विशेषता है ये किसकी है? यह अज्ञेय की विशेषता सबसे ज्यादा मिलती है। अगला प्रश्न है कि इनमें गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है। 4 नाटकों के नाम दिए गए हैं। अब उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक कौन सा है? टूटते परिवार, जय पराजय, अजात शत्रु या फिर लहरों के राजहंस। टूटते परिवार, जय पराजय, अजात शत्रु या फिर लहरों के राजहंस। इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प क्या होगा जो कि गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित है? इसका सही विकल्प होगा लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस। और यह किसका नाटक है? मोहन राकेश का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? देखिए देशज, विदेशज, ये सब शब्द आपसे पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे। स्लेट, डिबिया, चाबी, अलमारी। स्लेट, डिबिया, चाबी, अलमारी। अब आपसे पूछा जा रहा है विदेशज क्या देशज शब्द पूछा जा रहा है। वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का पता ही नहीं चलता है उसे देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, कभी कभी आपसे परिभाषा भी पूछ ली जाती है। तो डिबिया जो है ये क्या है? डिबिया जो है ये देशज शब्द है। ठीक है, डिबिया, ओसारा, खिड़की, खिचड़ी, ये सारे जो शब्द मिलेंगे आपको देशज शब्द मिलेंगे। ब्रज भाषा गद्य में रचित अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य किसकी कृतियां हैं? अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य किसकी कृतियां हैं?
हरिऔध, श्रीधर पाठक, भारतेंदु, वैकुंठ मणि शुक्ल। 4 विकल्प है, यानी 4 उत्तर दिए गए हैं, आपको सही उत्तर का चुनाव करना है कि हरिऔध, श्रीधर पाठक, भारतेंदु या फिर वैकुंठ मणि शुक्ल। इसमें सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा वैकुंठ मणि शुक्ल। इन्होंने जो है अगहन महात्म और वैशाख महात्म की रचना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि कहानी पत्रिका का प्रकाशन कब से शुरू हुआ? कहानी पत्रिका का प्रकाशन कब से शुरू हुआ? 1955, 1942, 1934 या फिर 1936? इनमें से कहानी पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये कहानी पत्रिका जो है इसके संपादक जो है नामवर सिंह है। नामवर सिंह। कहानी पत्रिका के संपादक कौन है? तो संपादक जो है ये नामवर सिंह है। और इसका प्रकाशन कब से हुआ? इसका प्रकाशन हुआ 1955 ईस्वी से। देखिए साथियों, जो प्रश्नमाला की एक बड़ी खास विशेषता है, थोड़ी देर मैं रुकता हूं, क्लास को रोक रहा हूं, कि हमारे प्रश्नमाला में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो छूटा हुआ होगा। जैसे जब आप 33वां प्रश्नमाला के प्रश्न हल किए होंगे, आज 34वें नंबर की प्रश्नमाला के प्रश्न हल कर रहे हैं, तो जब दोनों को मिलाएंगे तो 125 प्रश्न मिलेगा। उसके साथ साथ एक बार आप चेक करने के लिए दोबारा पूरी प्रश्नमाला को हल करिएगा और देखिएगा हर टॉपिक से एक प्रश्न जरूर मिलेगा, चाहे वह रस हो, छंद हो, अलंकार हो, काल हो, वाक्य हो, आदिकाल, संधिकाल, जो भी विधा रही हो, कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यहां से प्रश्न टच नहीं किया गया, उस पहलू को नहीं छुआ गया। तो इस तरीके से जब आप 125 प्रश्न हल करते हैं तो आपका पूरे साहित्य, पूरे व्याकरण और जितनी भी अन्य विधाएं हैं सबकी तैयारी एक साथ होती है और संपूर्ण तैयारी होती है। तो इसे बड़े गौर से आप लोग देखा करिए और तैयारी किया करिए। देखते हैं अगला प्रश्न कि किसी पंक्ति में यमक अलंकार होने पर प्रायः कौन सी शब्द शक्ति होती है? देखिए, एक शब्द शक्ति से बड़ा ही अच्छा प्रश्न आया है। किसी पंक्ति में यमक अलंकार होने पर प्रायः कौन सी शब्द शक्ति होती है? लक्षणा, अभिधा, व्यंजना कोई नहीं। देखिए, शब्द शक्तियां मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, व्यंजना, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अब उसी में से आपसे पूछा गया कि यमक अलंकार में कौन सी शब्द शक्ति होती है। आराम से आप लोग बताइए कि यमक अलंकार में कौन सी शब्द शक्ति होगी। तो यमक अलंकार में अभिधा शब्द शक्ति होगी। कौन सी शब्द शक्ति? अभिधा। ठीक है, कैसे होगी? देखिए, जब भी कोई वाक्य है, कोई पंक्ति है, उसका जब हम सीधा सीधा अर्थ ग्रहण करते हैं तो वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है। अब यमक अलंकार को ले लीजिए, तो यमक अलंकार में क्या होता है, वहां पर भी हम सीधा सीधा अर्थ ही ग्रहण करते हैं, उसमें कोई भेद छुपा नहीं रहता, केवल अर्थ अलग होता है, लेकिन जो उसका अर्थ होता है वही जो है वह सेम रहता है, वह समरूप रहता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पथ के गीत काव्य संग्रह के लेखक हैं। पथ के गीत शंभुनाथ सिंह, रामदरस मिश्र, श्रीकांत वर्मा या फिर रविंद्र भंवर। पथ के गीत किसका काव्य संग्रह है? इसे इंपॉर्टेंट कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो साथियों, पथ के गीत आपको बताना है शंभुनाथ सिंह, रामदरस मिश्र, श्रीकांत वर्मा, रविंद्र भंवर। तो पथ के गीत किसका है? तो पथ के गीत जो काव्य संग्रह है वह रामदरस मिश्र का है। ठीक है, और आपको पता है 2021 का जो सरस्वती सम्मान है वो किसको मिला है? रामदरस मिश्र को। ठीक है, मैं तो यहाँ हूं काव्य संग्रह के लिए। तो रामदरस मिश्र से संबंधित जितनी रचनाएं हैं उसको थोड़ा ध्यान दे के आप लोग पढ़ेंगे, वहां से प्रश्न जरूर बन सकता है। पद के साथ ही किसकी रचना है? तो यह महादेवी वर्मा की रचना है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा है। अच्छा प्रश्न है कि संस्कृत से जो सर्वाधिक प्रभावित दक्षिण भाषा है यानी द्रविड़ भाषा है वह कौन सी है?
तमिल, तेलुगु, कोंकणी, मलयालम। तमिल, तेलुगु, कोंकणी या फिर मलयालम, इन 4 भाषाओं का नाम दिया गया है। इसमें संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित कौन सी है? जल्दी से आप लोग अपना जवाब दीजिए। तो संस्कृत से साथियों तेलुगु सबसे ज्यादा प्रभावित है। तेलुगु भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो तेलुगु जो है यह सबसे ज्यादा संस्कृत से प्रभावित है। आगे बढ़ते हैं। नए पुराने झरोखे संस्मरण के साहित्य के लेखक कौन है? नए पुराने झरोखे संस्मरण साहित्य के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन, क्रांति कुमार जैन, रामधारी सिंह दिनकर, श्री राम शर्मा। तो नए पुराने झरोखे किसका संस्मरण है, यही आपको बताना है। फिर से देखते हैं एक बार। हरिवंश राय बच्चन, क्रांति कुमार जैन, रामधारी सिंह दिनकर या फिर श्री राम शर्मा। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर साथियों होगा हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन का क्या है? यह संस्मरण है नए पुराने झरोखे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद है। उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उल प्लस लंघन, उत प्लस लंघन, उ प्लस लंघन या उल प्लस घन। इसमें उल्लंघन का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका उत्तर सही बताइए आप लोग। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा उत प्लस लंघन। और यह कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा? अभी तक आपने सुना था और प्रश्न भी देखे थे कि निम्नलिखित में से किस विद्वान को सौष्ठववादी कहा जाता है। अब आज आपके सामने प्रश्न है कि सौष्ठववादी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को किसने कहा है? नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी किसने कहा? विजय देव नारायण शाही, नामवर सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा, भगवत स्वरूप मिश्रा। भगवत स्वरूप मिश्रा, इसमें से किसने जो है नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी कहा है? तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भगवत स्वरूप मिश्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन निबंध का प्रकार नहीं है? अब इसमें पूछा जा रहा है निबंध का प्रकार कौन सा नहीं है? एकांकी, विचारात्मक, वर्णनात्मक या फिर भावनात्मक। एकांकी, विचारात्मक, वर्णनात्मक या फिर भावनात्मक। बड़ा सरल सा प्रश्न है कि इसमें निबंध का प्रकार कौन नहीं है। तो एकांकी जो है यह निबंध का प्रकार नहीं है। एक अंक वाले नाटक जो होते हैं, एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं, जबकि निबंध जो है विचारात्मक हो सकते हैं, वर्णनात्मक हो सकते हैं, भावनात्मक हो सकते हैं, विवरणात्मक हो सकते हैं। बिल्कुल कोई निश्चित एकदम प्रकार नहीं है निबंध के, ढेर सारे प्रकार हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अंजो दीदी किसकी नाट्य रचना है? अंजो दीदी किसकी नाट्य रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट। भुवनेश्वर, विष्णु प्रभाकर, रामकुमार वर्मा, उपेंद्रनाथ अस्क। भुवनेश्वर, विष्णु प्रभाकर, रामकुमार वर्मा और उपेंद्रनाथ अस्क। इसमें किसकी नाट्यकृत जो है वह अंजू दीदी है। इसका सही उत्तर होगा उपेंद्रनाथ अस्क। क्या उत्तर होगा? उपेंद्रनाथ अस्क। अगला प्रश्न देखते हैं। वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? देखिए आपसे रस में अस्थाई भाव भी पूछा जा सकता है कि शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? तो शांत रस का निर्वेद है। वीर रस का पूछा जा सकता है उत्साह, भय, विस्मय, क्रोध। वीर रस का अस्थाई भाव पूछा जा रहा है उत्साह, भय, विस्मय, क्रोध। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा उत्साह। उत्साह जो है यह वीर रस का अस्थाई भाव है। भय भयानक रस का अस्थाई भाव है। विस्मय अद्भुत रस का अस्थाई भाव है। ठीक है, और क्रोध रौद्र रस का अस्थाई भाव है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यथाक्रम में समास है। यथाक्रम में कौन सा समास है यही आपको बताना है। तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय या फिर द्वंद्व समास। तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय या फिर द्वंद्व। तो यथाक्रम में कौन सा समास है?
यथाक्रम में तत्पुरुष समास है। जिस समास का पहला पद अव्यय अथवा प्रधान पद होता है वो वही क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। यथाक्रम का मतलब हुआ क्रम के अनुसार, इसका अर्थ क्या होगा, क्रम के अनुसार। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज, आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा चुका है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की कब स्थापना हुई थी, या फिर पूछा जाता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? 1800 ईस्वी, 1805 ईस्वी, 1900 ईस्वी, 1905 ईस्वी। इसमें सही उत्तर क्या होगा? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली जो है इसके संस्थापक थे और यहाँ के प्रिंसिपल कौन थे? जॉन गिलक्राइस्ट जो है यहाँ के प्रिंसिपल थे। ठीक है, और दो भाषा पंडित भी थे, लल्लू लाल और सदल मिश्र। लल्लू लाल, सदल मिश्र, यहाँ पे दो भाषा पंडित रखे गए थे। ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। ऐसो जो मैं जानतो कि जय है तू विषय के संग, अरे मन मोरे हाथ पाए तेरे तोड़ते, किसका कथन है? अब यह कथन पूछ लिया गया है, यह प्रश्न आया हुआ है और यह कथन आपसे पूछा जा रहा है। देव मतिराम भूषण या फिर चिंतामणि। देव मतिराम भूषण या फिर चिंतामणि, इन चारों में से यह कथन किसका है? तो देखते हैं, जल्दी से आप लोग उत्तर दीजिए। यह कथन देव का है, ऐसो मैं जानतो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। किस कवि को समय सूर्य कहा गया है? बिल्कुल सरल सा प्रश्न है कि समय सूर्य किसे कहा गया है? निराला, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, दिनकर, मैथिली शरण गुप्त। निराला, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, दिनकर या फिर मैथिली शरण गुप्त। इसमें समय सूर्य किसे कहा गया? तो समय सूर्य जो है यह दिनकर को कहा गया है। ठीक है, और इन्हीं को आग और राग का कवि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आग और राग का कवि भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी इनका एक उपनाम है। समय सूर्य भी कहा जाता है, आग और राग का कवि भी कहा जाता है। हरिप्रसन्न किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? हरिप्रसन्न आपसे पूछा जा रहा है कि यह किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? सेवा सदन, सुनीता, वापसी, रंगभूमि। सेवा सदन, सुनीता, वापसी, रंगभूमि, इसमें से हरिप्रसन्न किसका प्रमुख पात्र है? तो ध्यान दीजिएगा, हरिप्रसन्न जो है सुनीता उपन्यास का प्रमुख पात्र है और यह उपन्यास किसका है? जैनेन्द्र का है। जैनेन्द्र। सेवा सदन और रंगभूमि ये किसके उपन्यास है? तो ये मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास है। वापसी कहानी है। वापसी कहानी किसकी है? तो यह उषा प्रियमवदा की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? अव्यय का भेद आपसे पूछा जा रहा है कि कौन अव्यय का भेद नहीं है? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, परिमाण बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इसमें जो है अव्यय का भेद नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन सा नहीं है इसमें? इसमें जो है ध्यान से देखिए और बताइए। तो साथियों ध्यान रहेगा, परिमाण बोधक अव्यय नहीं होता है। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, पहला क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध बोधक अव्यय और तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। इसे बिल्कुल ध्यान रखिएगा और इसको बिल्कुल रट लीजिए। फिर से देखते हैं, अव्यय के चार भेद मुख्य रूप से होते हैं। चार भेद, ठीक है। अब चार भेद होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध बोधक अव्यय
और परिमाण बोधक नहीं होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। देखिए नहीं पूछा गया है। और तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा है विस्मयाद बोधक अव्यय। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि मैं समझो निर्धार यह जग कांचो कांच सो एक रूप अपार प्रतिबिंबित लखियत जहां, पंक्ति में किस रस की अभिव्यक्ति हुई है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि किस रस की अभिव्यक्ति हुई है। शांत रस, करुण रस, अद्भुत रस, हास्य रस। शांत रस, करुण रस, अद्भुत रस और हास्य रस। तो यहां पे किस रस की अभिव्यक्ति हुई है? तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर शांत रस की अभिव्यक्ति हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? वर्णिक छंद आपसे पूछा जा रहा है। छप्पय सोरठा उपेंद्र वज्जा या फिर रोला। छप्पय सोरठा उपेंद्र वज्जा या फिर रोला, इसमें वर्णिक छंद आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो वर्णिक छंद कौन सा है? तो वर्णिक छंद इसमें कौन सा है? उपेंद्र वज्जा जो है यह वर्णिक छंद है। इसमें 11 वर्ण होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से दलित जीवन पर आधारित कहानी कौन सी है? दलित जीवन पर आधारित कहानी आपसे पूछी जा रही है। गुल्ली डंडा, घर जमाए, ठाकुर का कुआं, ईदगाह। गुल्ली डंडा, घर जमाए, ठाकुर का कुआं, ईदगाह। देखिए ये जो चारों कहानियां दी गई हैं, ये चारों कहानियां प्रेमचंद की हैं, मुंशी प्रेमचंद की हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें दलित जीवन पर आधारित कौन सी कहानी है। तो साथियों, दलित जीवन पर आधारित जो कहानी है वह है ठाकुर का कुआं। कौन सी कहानी है? ठाकुर का कुआं जो है यह दलित जीवन पर आधारित कहानी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अमीर खुसरो का पूरा नाम है। अब आपसे अमीर खुसरो का पूरा नाम पूछा जा रहा है। अब्दुल रईस खुसरो, अब्दुल फजल खुसरो, अब्दुल खालिक खुसरो, अबुल हसीन यमीनुद्दीन खुसरो। अब इसमें बताना है कि अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है। देखिए अमीर खुसरो को तूतीय हिंद के नाम से, तूतीय हिंद उपनाम से बुलाया जाता है, लेकिन अमीर खुसरो का जो उप वास्तविक नाम है वह है अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव आपसे पूछा जा रहा है कि तद्भव शब्द है। धूल, नग्न, पंक्ति, पक्ष। तो इसमें तद्भव पहचानना है। तो तद्भव शब्द का है, तो धूल जो है वह तद्भव शब्द है, जबकि नग्न, पंक्ति और पक्ष ये तीनों जो शब्द हैं ये तत्सम शब्द है। तत्सम। आगे बढ़ते हैं। 8वां सर्ग कौन सी विधा की पुस्तक है? 8वां सर्ग कौन सी विधा की पुस्तक है? उपन्यास है, नाटक है, आत्मकथा है या फिर काव्य संकलन है? 8वां सर्ग कौन सी विधा की पुस्तक है? देखिए प्रश्न कैसे बन सकते हैं, किसी भी रचना का नाम देके उसकी विधा भी पूछी जा सकती है आपसे कि फला प्रश्न जो है, फला किताब जो है किस विधा की रचना है। ठीक है, कामायनी पूछा जा सकता है कि यह किस विधा की रचना है। इसी तरीके से यहां पूछा गया है कि 8वां सर्ग कौन सी विधा की पुस्तक है, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा या काव्य संकलन। तो 8वां सर्ग जो है यह सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। किसका नाटक है? सुरेंद्र वर्मा, सुरेंद्र वर्मा का यह नाटक है। आगे बढ़ते हैं कि अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास कौन सा है? प्रथम प्रकाशित उपन्यास। अब अमृतलाल नागर का आपसे प्रथम प्रकाशित उपन्यास पूछा जा रहा है। एकदा नैमिषारण्य, मानस का हंस, अमृत और विष, बूंद और समुद्र। जब ऐसे प्रश्न मिले तो सबसे पहले विकल्पों को ध्यान से देखना चाहिए कि चारों विकल्प क्या अमृतलाल नागर के ही हैं। तो चारों विकल्प जो है यानी चारों उपन्यास जो है वो अमृतलाल नागर ने ही लिखे हैं। एकदा नैमिषारण्य भी इनका है, मानस का हंस भी इनका है जो कि तुलसीदास के जीवन पर आधारित है, अमृत और विष भी अमृतलाल नागर का है, बूंद और समुद्र भी अमृतलाल नागर का ही उपन्यास है। और बूंद और समुद्र
सबसे पहले प्रकाशित उपन्यास इनका यही रहा है। ठीक, इसका वर्ष है 1956। बूंद और समुद्र। यहां पे प्रश्न एक पूछा जाता है कि बूंद और समुद्र में बूंद किसका प्रतीक है और समुद्र किसका प्रतीक है। कभी कभी अलग अलग भी पूछा जा सकता है, कभी आपसे एक साथ भी पूछा जा सकता है। तो जब भी पूछा जाए कि बूंद और समुद्र में समुद्र किसका प्रतीक है, तो समुद्र पूरे समाज का प्रतीक है, और उस समुद्र में बूंद, तो बूंद व्यक्ति का प्रतीक है, इंडिविजुअल का प्रतीक है। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे आप ध्यान रखेंगे। बूंद व्यक्ति का प्रतीक है और समुद्र समाज का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है। द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। कन्नड़, मलयालम, बंगाली, तेलुगु। कन्नड़, मलयालम, बंगाली और तेलुगु। तो ध्यान रहे, बंगाली जो है यह द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है, जबकि कन्नड़, मलयालम और तेलुगु जो है यह द्रविड़ परिवार की भाषा है। देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय, देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहां स्थापित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको आना चाहिए, याद रहना चाहिए। दिल्ली, आगरा, वर्धा, इंदौर। दिल्ली में स्थापित हो रहा है या फिर आगरा में या वर्धा में या इंदौर में। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देश का पहला हिंदी संग्रहालय आगरा में स्थापित हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इदम शब्द का पुल्लिंग तृतीया बहुवचन रूप है। इदम शब्द का पुल्लिंग तृतीया बहुवचन रूप है, देखते हैं। ए तय है, ए भी तय है, ऐन, ए नय है। अब इन चारों विकल्पों में से आपको इदम शब्द का पुल्लिंग तृतीया बहुवचन बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ए भी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि इसमें सुमेलित नहीं है। एक तरफ कुछ रचनाएं दी हुई हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित रचनाकार का नाम दिया हुआ है। एक कंठ विस्पाई किसका है? दुष्यंत कुमार का। उत्तर प्रियदर्शी, धर्मवीर भारती। अग्निलीक, भारत भूषण अग्रवाल। सूखा सरोवर, लक्ष्मी नारायण। अब आप लोग बताइए आराम से देख करके, फिर मैं एक एक की व्याख्या करता हूं, देखते हुए चलता हूं। ठीक है, एक कंठ विस्पाई जो है यह दुष्यंत कुमार का है, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रियदर्शी, यही हमारा उत्तर होगा, ये गलत है, ये अज्ञेय का है रचना। किसका है? अज्ञेय का नाटक है, और यही हमारा उत्तर है। अग्निलीक, भारत भूषण अग्रवाल। अग्निलीक के लेखक कौन है? भारत भूषण अग्रवाल। और सूखा सरोवर लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है? कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है? देखिए, ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि फला कविता में कौन सा रस है। वीर, करुण, हास्य, शांत। वीर रस है या करुण रस है या हास्य रस है या फिर शांत रस है? तो ध्यान रहे, कुरुक्षेत्र कविता जो है इसमें वीर रस की अभिव्यक्ति हुई है, और यह किसकी रचना है? तो यह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की यह रचना है। आगे बढ़ते हैं। किस सूफी ग्रंथ की रचना करने में जायसी का पूरा अनुकरण किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको आप लोग जरूर से जरूर नोट कर लिया करिए, क्योंकि दोबारा हो सकता है दूसरी या तीसरी बार वीडियो देखने का ना मन करे, तो आपके पास एक नोट्स होना चाहिए, एक संग्रह होना चाहिए, इससे आपका ही लाभ होगा। तो अगर प्रश्न कुछ नए मिले, इंपॉर्टेंट मिले, उसे नोट जरूर करेंगे आप लोग। किस सूफी ग्रंथ की रचना करने में जायसी का पूरा अनुकरण किया गया है? ज्ञानदीप, हंसावली, चित्रावली, चंदायन। ज्ञानदीप, हंसावली, चित्रावली और चंदायन। अब चार विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, तो इनमें कौन सा सही होगा? तो सही होगा चित्रावली। चित्रावली की रचना करने में
क्या किया गया है कि जायसी का पूरा अनुक्रमण किया गया है। ठीक, रचना और रचनाकार का युग्म जो सुमेलित नहीं है, देखिए फिर एक रचना मिली है कि जो सुमेलित नहीं है। जपुजी गुरु नानक, रसमंजरी नंददास, बरवै नायिका भेद, बरवै नायिका भेद रहीमदास, वैराग्य संदीपनी सूरदास। अब इसमें बताना है कि एक जो विकल्प है वह सुमेलित नहीं है। जपुजी गुरु नानक का है, बिल्कुल सही है। रसमंजरी नंददास, बिल्कुल सही है। बरवै नायिका भेद रहीमदास की रचना है, यह भी बिल्कुल सही है। अब हमारे पास एक विकल्प बचा है और यही गलत है। वैराग्य संदीपनी जो है यह सूरदास का ना होकर किसका होगा? तुलसीदास की रचना है, तुलसीदास। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? 4 छंदों के नाम दिए गए हैं और उससे पूछा जा रहा है कि किसमें 4 से अधिक चरण होते हैं। रोला, बरवै, सोठा, छप्पय। रोला, बरवै, सोठा, छप्पय। तो ध्यान रहे कि इसमें छप्पय में 4 से अधिक चरण होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, यह विषम मात्रिक छंद है और रोला उल्लाला को मिलाकर छप्पय छंद बनता है। ठीक है, तो रोला के जो है 4 चरण और उल्लाला के 2 चरण, कुल 6 चरण होते हैं इसमें, 6 चरण। ठीक है, रोला के 4 चरण और उल्लाला के 2 चरण मिला के कुल 6 चरण होते हैं, किसमें? छप्पय में। अगला प्रश्न देखते हैं। आगरा में संस्कृत प्रेस की स्थापना किसने की? आगरा में संस्कृत प्रेस की स्थापना लल्लूलाल, सदा सुखलाल, फजल मिश्र, इंसानुल्लाह खान। लल्लूलाल, सदा सुखलाल और सदल मिश्र या फिर इंसानुल्लाह खान। तो ध्यान रहे, आगरा में जो संस्कृत प्रेस की स्थापना की थी उसके संस्थापक कौन थे? उसके संस्थापक लल्लूलाल थे। एक और अच्छा प्रश्न है कि साधना के पथ पर आत्मकथा के लेखक हैं। साधना के पथ पर हरिभाव उपाध्याय, मिथिलेश्वर, देवराज उपाध्याय या फिर विष्णु प्रभाकर। हरिभाव उपाध्याय, मिथिलेश्वर, देवराज उपाध्याय या फिर विष्णु प्रभाकर। तो जो ये आत्मकथा है साधना के पथ पर, यह हरिभाव उपाध्याय की है। किसकी है? हरिभाव उपाध्याय की है। मिथिलेश्वर ने अपनी आत्मकथा क्या लिखा? पानी बीच मीन पियासी, मीन पियासी, पानी बीच मीन पियासी। अब आपसे अगर ये सीधा सीधा पूछ लिया जाए कि पानी बीच मीन पियासी किसकी आत्मकथा है, तो आप बड़े आराम से बता लेंगे कि यह मिथिलेश्वर की आत्मकथा है। देवराज उपाध्याय ने क्या लिखा? बचपन के 2 दिन। यह किसकी आत्मकथा है? तो यह देवराज उपाध्याय की आत्मकथा है। ठीक है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। विष्णु प्रभाकर ने क्या लिखा? पंखहीन। इनकी आत्मकथा 3 भागों में है, पंखहीन, मुक्त गगन और तीसरे भाग का नाम है पंछी उड़ गया। ठीक है, पंखहीन, मुक्त गगन, पंछी उड़ गया। फिर से देखते हैं, साधना के पद पर अगर आत्मकथा पूछा जाए तो आप बताएंगे हरिभाव उपाध्याय। फिर पूछा जाए मिथिलेश्वर की आत्मकथा क्या है, तो पानी बीच मीन पियासी। और अगर यह पूछा जाए कि बचपन के 2 दिन किस विद्वान की आत्मकथा है, किस लेखक की आत्मकथा है, तो आप बताएंगे देवराज उपाध्याय। इसके अतिरिक्त विष्णु प्रभाकर ने 3 भागों में अपनी आत्मकथा लिखी है, पंखहीन, मुक्त गगन, पंछी उड़ गया। देखिए कितना बढ़िया है, तीनों जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से एक युग्म अशुद्ध है वह है। यहाँ कुछ विदेशी शब्द दिए गए हैं और दूसरी तरफ भाषा दी गई है विदेशी। सौदागर फारसी, समन अंग्रेजी, आलमारी तुर्की, किताब अरबी। अब आपसे बताना है, आपको बताना है इसमें कौन सुमेलित नहीं है, कौन अशुद्ध है। एक एक करके देखते हैं। सौदागर फारसी भाषा का शब्द है, बिल्कुल सही है। समन अंग्रेजी भाषा का शब्द है, यह भी बिल्कुल सही है। आलमारी तुर्की का न होकर के पुर्तगाली भाषा का शब्द है, पुर्तगाली। किताब अरबी भाषा का शब्द है, यह बिल्कुल सही है। तो हमारा उत्तर यही होगा आलमारी। और आलमारी तुर्की का न होकर किस भाषा का शब्द है, तो यह पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है। अपभ्रंश भाषा में राम का चरित्र लिखा गया है। अब इसमें से कौन सी रचना है जो अपभ्रंश में है, पहले ये देखेंगे और फिर देखेंगे इसमें राम का चरित्र है। तो पौंचर्यु जो है यह स्वयंभू की रचना है। किसकी रचना है, स्वयंभू की रचना है, ठीक है। और यह अपभ्रंश में रचित, इसमें राम के चरित्र का वर्णन है। स्वयंभू। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उपन्यास और उपन्यासकार का एक युग्म अशुद्ध है, ठीक है। चलिए फिर हम लोगों को 4 उपन्यास और 4 उपन्यासकार देखने को मिलेंगे कि काला पहाड़ किसका है, भगवत दास मोरवाल। अंधेरे के जुगनू रंगे राघव, वेदिन निर्मल वर्मा, करवट राजेंद्र यादव, करवट राजेंद्र यादव। अब एक एक का मिलान करते हैं हम लोग कि काला पहाड़ भगवान दास मोरवाल, बिल्कुल सही है, काला पहाड़ इन्हीं का है, ठीक है। अंधेरे के जुगनू रांगे राघव, ये भी बिल्कुल सही है। अगला विकल्प है वेदिन निर्मल वर्मा, ये तो सबसे सरल है हम लोगों के लिए। और करवट, करवट किसका है, राजेंद्र यादव, बिल्कुल गलत है, राजेंद्र यादव का नहीं है और यही हमारा उत्तर है। करवट राजेंद्र यादव का न होकर के अमृतलाल नागर का है, अमृतलाल नागर। किसका है, अमृतलाल नागर का है। प्रतारक किसका पर्यायवाची है, प्रतारक। ठग टेक टीका डर, ठग टेक टीका डर, तो प्रतारक किसका पर्यायवाची है, प्रतारक ठग का पर्यायवाची है, ठीक है, ठग लेना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कथा एक हंस की नाटक के लेखक हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। कथा एक हंस की, प्रेमचंद, असगर वजाहत, दया प्रकाश सिन्हा, प्रताप नारायण मिश्र। दया प्रकाश सिन्हा, प्रताप नारायण मिश्र, अजहर वजाहत या फिर प्रेमचंद। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, फिर से अभी मैंने रिपीट किया था, फिर रिपीट कर रहा हूं कि जिन लेखकों को 2021 का सम्मान मिला हुआ है, चाहे वो साहित्य अकादमी हो या सरस्वती सम्मान हो या फिर व्यास सम्मान, आपको ध्यान देना होगा कि उनसे रिलेटेड, उनसे संबंधित जितनी रचनाएं हैं उसको बाकायदे देख लीजिए, वहां से प्रश्न बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो कथा एक हंस की जो नाटक है यह दया प्रकाश सिन्हा का नाटक है। किसका नाटक है, दया प्रकाश सिन्हा का नाटक है, ठीक है। सम्राट अशोक नाटक के लिए इनको जो है कौन सा पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 का मिला हुआ है। याद आता है मुझे अपना वह तरौनी ग्राम, याद आती है लीचियां व्यायाम, यह आत्म परिचयात्मक पंक्तियां किस कवि की है। बड़ा ही शानदार प्रश्न है कि याद आता है मुझे अपना वह तरौनी ग्राम, केदारनाथ अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन या फिर निराला। रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन या निराला। ये आत्म परिचयात्मक पंक्तियां हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि यह किसकी रचना है। साथियों यह नागार्जुन की रचना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रामचंद्रिका में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है, रामचंद्रिका। अब रामचंद्रिका में आपसे पूछा जा रहा है कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है।
25, 125, 69, 39। 25 प्रकार के छंद हैं, 125 प्रकार के छंद हैं, 69 प्रकार के हैं या 39 प्रकार से। सबसे पहले देखते हैं कि रामचंद्रिका किसकी रचना है। तो यह केशव दास की रचना है। किसकी रचना है? केशव दास की रचना है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कितने प्रकार के छंद हैं। इसमें साथियों 125 प्रकार के छंद हैं। कितने प्रकार के छंद हैं? 125 प्रकार के छंद हैं और इसको 39 प्रकाश में बांटा गया है। 39 प्रकाश में बांटा गया है। प्रकाश का मतलब होता है अध्याय, ठीक है। तो 39 प्रकाश में बांटा गया है। और छंद अगर आपसे पूछा जाए तो कितने छंद हैं, तो इसमें 125 प्रकार के छंद हैं। काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है। काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार कर दे उसे कहते हैं ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण या फिर कोई नहीं। ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण या फिर कोई नहीं। तो जो चित्त में तेज और स्फूर्ति उत्पन्न करे उसे ओज गुण कहते हैं। कौन सा गुण कहते हैं? वहां पे ओज गुण होगा। रामवृक्ष बेनपुरी की किस रेखा चित्र के लेखक नहीं है। अब देखिए आपसे रेखा चित्र पूछा जा रहा है और यह भी पूछा जा रहा है कि रामवृक्ष बेनपुरी का जो रेखा चित्र है किस रेखा चित्र के लेखक नहीं है। इनमें से एक रेखा चित्र है उसके लेखक पे नहीं है। लाल तारा, यहां लाला हो गया है, इसको सही कर लेते हैं। लाल तारा 10 तस्वीरें, मील के पत्थर, माटी की मूर्तें। लाल तारा 10 तस्वीरें, मील के पत्थर या फिर माटी की मूर्तें। तो इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? आराम से बताइए आप लोग। लाल तारा जो है यह भी रामवृक्ष बेनपुरी का रेखा चित्र है, मील के पत्थर भी है और माटी की मूर्तें, ये तीनों जो है किसके हैं? रामवृक्ष बेनपुरी की रेखा चित्र है। जबकि 10 तस्वीरें जो है यह जगदीश चंद्र माथुर का रेखा चित्र है। किसका है? जगदीश चंद्र माथुर का रेखा चित्र है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। देखिए नया प्रश्न आ गया कि भैया मुख्य क्रिया का अर्थ जो स्पष्ट करे उस क्रिया को क्या कहते हैं। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है सहायक क्रिया, नाम बोधक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया। सहायक क्रिया होती है या फिर नाम बोधक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या फिर नाम धातु क्रिया। तो जो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करती है उसे क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की, रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की की जीवनी नीलकंठ गोर्की के रचनाकार हैं। अब इनकी एक जीवनी है मैक्सिम गोर्की की और नीलकंठ गोर्की नाम से है, उसके रचनाकार कौन है? शरद ओंकार, बनारसी दास चतुर्वेदी, रामचंद्र वर्मा, शांति जोशी। शरद ओंकार, बनारसी दास चतुर्वेदी, रामचंद्र वर्मा या शांति जोशी। तो नीलकंठ गोर्की भी आप पूछा जा सकता है कि नीलकंठ गोर्की के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा बनारसी दास चतुर्वेदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नल दमयंती कथा की रचना किसने की थी? नल दमयंती कथा की रचना पुहकर कवि, सूरदास पंजाबी, मुकुंद सिंह या फिर जटमल। पुहकर कवि, सूरदास पंजाबी, मुकुंद सिंह या फिर जटमल। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सूरदास पंजाबी। सूरदास पंजाबी ने नल दमयंती कथा की रचना की थी। कबीर के बीजक पर रची गई तिरजिया टीका किसकी है? तिरजिया नाम से एक टीका लिखी गई है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि तिरजिया नाम की जो टीका लिखी गई किसने लिखा है? पूरन दास, जगजीवन दास, भगवान दास, पलटू साहब। पूरन दास, जगजीवन दास, भगवान दास या फिर पलटू साहब। इसका सही उत्तर दीजिए आप लोग। इसका सही उत्तर क्या होगा? पूरन दास। पूरन दास ने जो है वह तिरजिया नाम से कबीर के ऊपर एक टीका लिखी है, बीजक। अब कभी आपसे पूछा भी जा सकता है कि बीजक का संकलन किसने किया था। तो बीजक का
कबीर के प्रिय शिष्य रहे धर्मदास ने जो है वो उन्होंने बीजक का संकलन किया था। अगला प्रश्न है कि रूसी सफरनामा यात्रा विधा रचना है। रूसी सफरनामा यात्रा विधा रचना है, यानी किसकी रचना है? थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था वहां पे। निर्मल वर्मा, नरेश मेहता, बलराज साहनी। फिर से देखते हैं, निर्मल वर्मा, नरेश मेहता, बलराज साहनी, राहुल पंकित्यायन। इन चारों लेखकों में से किसने लिखा रूसी सफरनामा यात्रा विधा या यात्रा वृतांत? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो बलराज साहनी ने जो है इन्होंने लिखा है रूसी सफरनामा। अब अगर निर्मल वर्मा की बात करें तो निर्मल वर्मा ने क्या लिखा? चीड़ों पर चांदनी। नरेश मेहता ने क्या लिखा? कितना अकेला आकाश। कितना अकेला आकाश, यह नरेश मेहता का यात्रा वृतांत है। और राहुल पंकित्यायन ने लिखा है, क्या लिखा है? मेरी यूरोप यात्रा। ठीक है, किन्नर देश में यात्रा के पन्ने, ये सब राहुल पंकित्यायन के हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मंदिरं परितः भक्ताः सन्ति का हिंदी अनुवाद है। मंदिरं परितः भक्ताः सन्ति, मंदिर के सामने भक्त हैं, मंदिर के चारों ओर भक्त हैं, मंदिर के दोनों ओर भक्त हैं, मंदिर पर भक्त खड़े हैं। इन चार विकल्पों में से आपको एक सही विकल्प का चुनाव करना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर साथियों होगा कि मंदिर के चारों ओर भक्त खड़े हैं। क्या है? मंदिर के चारों ओर, परितः मतलब चारों ओर। ठीक है। निम्नलिखित में से असंगत युग्म है। रस सागर श्रीपति, रस चंद्रोदय कवींद्र, रसराज चिंतामणि, रस प्रियोधनिधि सोमनाथ। इन चार विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है कि असंगत कौन सा है। ठीक है, आप लोग सोचकर बताइए, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, व्याख्यायित कर रहा हूं। तो रस सागर किसका है? श्रीपत का है, ये बिल्कुल सही विकल्प है। रस चंद्रोदय कवींद्र का है, ये भी सही है। रसराज जो है ये चिंतामणि का नहीं है। रसराज किसका है? मतिराम। रसराज मतिराम की रचना है। ठीक है, और यही हमारा उत्तर है। रस पीयूष निधि सोमनाथ बिल्कुल सही है। जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी का रिपोर्टाज है। जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी। अब देखते हैं कि इनका कौन सा रिपोर्टाज है। चीनियों द्वारा निर्मित काठमांडू, खून के छींटे, धरती के लिए, या फिर मुक्ति फौज। मुक्ति फौज। तो जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी का जो रिपोर्टाज है उसका नाम है चीनियों द्वारा निर्मित काठमांडू। खून के छींटे किसका है? तो खून के छींटे अगर आपसे पूछा जाए, भगवत शरण, ये भगवत शरण उपाध्याय का है। धरती के लिए यह किसका है? यह कैलाश नारद का है। कैलाश नारद, यह कैलाश नारद का रिपोर्टाज है। मुक्ति फौज यह किसका है? श्रीकांत वर्मा का है। श्रीकांत वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अज्ञेय की किस कविता पर जैन और बौद्ध दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है? यानी अज्ञेय की एक कविता है जिसपे जैन और बौद्ध दोनों दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है। भगदूत, चिंता, असाध्य वीड़ा, सागर मुद्रा, चारों रचनाएं अज्ञेय की ही हैं। भग्नदूत, चिंता, असाध्य वीड़ा और सागर मुद्रा, इन चारों में से सही विकल्प का चुनना है जिस पर बौद्ध और जैन दोनों दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है। तो असाध्य वीड़ा पर बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन दोनों का प्रभाव दिखाई देता है। किस भक्त आचार्य का एक अन्य नाम आनंद तीर्थ भी था? वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आनंद तीर्थ किसका नाम था? एक अन्य नाम था। शंकराचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, रामानुजाचार्य। शंकराचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी या फिर रामानुजाचार्य। इसका सही उत्तर होगा मध्वाचार्य। मध्वाचार्य का एक अन्य नाम क्या था? आनंद तीर्थ।
स्मृतियों की जन्मपत्री डायरी के लेखक हैं। एक डायरी विधा से आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि स्मृतियों की जन्मपत्री, इस डायरी विधा के लेखक कौन है? चंद्रशेखर, उपेंद्रनाथ, अस्क, रविंद्र कालिया या फिर रमेश चंद्र शाह। इसमें स्मृतियों की जन्मपत्री किसने लिखा है? तो यह रविंद्र कालिया की जो है क्या है? डायरी है। रविंद्र कालिया की डायरी है। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम देने वाले विद्वान हैं। हिंदी साहित्य का जो उत्तर मध्यकाल था, ठीक है, उसको कलाकाल किसने कहा? मिश्र बंधु, रमाशंकर शुक्ल रसाल, विश्वनाथ मिश्र और रामचंद्र शुक्ल। इनमें सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कलाकाल रमा शुक्ल रसाल ने नाम दिया था। किसने नाम दिया था? रमा शुक्ल रसाल ने। अगला प्रश्न देखते हैं कि पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ शब्द का कौन सा रूप है? पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं यानी लगातार बिक रही हैं, ठीक है, इसका मतलब यही हुआ जल्दी जल्दी बिक रही। क्रिया विशेषण, विशेषण क्रिया या फिर प्रविशेषण? क्रिया विशेषण, विशेषण क्रिया या फिर प्रविशेषण? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही साथियों उत्तर होगा क्रिया विशेषण। बिक रही है, बिकना मतलब क्रिया है, और धड़ाधड़, धड़ाधड़ जो है बिकने की यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो यहां क्रिया विशेषण हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है आज के दिन का, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। यह युग भारतेंदु बच्चे के समान, कौन सा युग? भारतेंदु युग की बात हो रही है कि यह युग बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, अक्खड़पन, सरलता और तन्मयता थी। यह कथन किस आलोचक का है? रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर बच्चन सिंह? रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर बच्चन सिंह? इसमें सही उत्तर क्या होगा? तो साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्तियां हैं। एक बार फिर से मैं पढ़ दे रहा हूं कि यह युग बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, अक्खड़पन, सरलता और तन्मयता थी। ठीक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एक बार पढ़ेंगे, दो बार, तीन बार याद हो जाएगा। ठीक है साथियों, आज के दिन के सारे प्रश्न समाप्त हुए और कल हम लोग एक और नई प्रश्नमाला, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग जो है पुराने प्रश्नों को दोहराते रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। तो इन्हीं सब के साथ आज की क्लास में समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार साथियों।